तो दोस्तों फाइनली वर्ग 3 की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो पात्र और अपात्र अभ्यर्थी की सूची जारी कर दी गई है। दोस्तों हम अपात्र अभ्यर्थी की सूची का अवलोकन भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनके विषय में अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों यहाँ पर आप आदेश देख रहे हैं, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2026 की परीक्षा परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरांत प्राविधिक रूप से चयनित अभ्यर्थी सूची जारी की जा रही। दिनांक 28/7/2026 से 30/7/2026 तक अभ्यर्थियों द्वारा शाला विकल्प चयन की कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटित जिले के सभी शालाओं को चयन कर प्राथमिकता क्रम देनी अनिवार्य होगी। दोस्तों यानी कि आप किस स्कूल को चुनना चाहते हैं उसको सबसे पहले नंबर पर रखना है। दोस्तों शाला विकल्प चयन उपरांत एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क भुगतान करने पर ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। दोस्तों तो ये आप सुनिश्चित कर लें कि आपका क्रम बिल्कुल सही है, तभी आप जो है पोर्टल शुल्क भुगतान करें दोस्तों, और इसको लॉक कर दें। अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त निर्धारित अवधि में उन्होंने आवंटित जिले की सभी शालाओं को चयन कर प्रक्रिया पूर्ण करें। दोस्तों तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शाला को छोड़ेंगे, जिले में जितनी भी शालाएं हैं उन्हें क्रम से आपको चुनना है। दोस्तों निर्धारित अवधि में शाला विकल्प का चयन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को आवंटन प्रक्रिया के पश्चात शेष उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर शाला का आवंटन किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। यदि आप स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं करती हैं दोस्तों, तो जो भी स्कूल बचेंगे उनमें आपकी ज्वाइनिंग कर दी जाएगी और इस संबंध में फिर आपके ओर से कोई भी दावा जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों जिन अभ्यर्थी को नाम समक्ष सत्यापन के अधीन लिखा गया है कि उनके दस्तावेज प्रमाणीकरण की आवश्यकता होने से प्रमाणीकरण या सत्यापन प्राप्त होने पर संबंधितों की अभ्यर्थिता मान्य अमान्य की जाएगी। जिन अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की गई है उनके कारण सहित सूची पोर्टल पर शीघ्र प्रदर्शित की जा रही है दोस्तों, और वो सूची भी डाल दी गई है, हम उसका अवलोकन करेंगे। चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों का चयन प्रवर्धिक या अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। परीक्षण उपरांत निर्धारित दिव्यांगता श्रेणी में पात्र पाए जाने पर ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। दोस्तों तो जो आपके पास अभी प्रमाण पत्र है दिव्यांगता का, उसे तभी मान्य किया जाएगा जब आपको पृथक से दिव्यांगता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप छठवां पॉइंट देखें, NIOS से DLED उत्तीर्ण जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता होल्ड पर है, इनकी पूर्व सेवा से संबंधित अभिलेखों के परीक्षण उपरांत संबंधितों के अभ्यर्थी मान या अमान की जाएगी। दोस्तों यानी आपने NIOS से DLED किया है दोस्तों 2017 से 2019 के बीच में, और आप किसी स्कूल में कार्यरत थे दोस्तों उस समय, और आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं, तो आपकी जॉब 100% लगनी ही लगनी है। यहाँ पर उन्हीं दस्तावेजों का अवलोकन किया जा रहा है। सातवां पॉइंट देखेंगे, अभ्यर्थी सूचित किया जाता है कि MP ऑनलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से देखते रहें। तो ये MP ऑनलाइन पर आदेश जारी हो गया है दोस्तों, और यहाँ पर जितने भी लोग बाहर हुए हैं दोस्तों उनकी जगह वेटिंग क्लियर होगी। तो यहाँ पर एक रास्ता और ओपन हो जाता है कि आपकी वेटिंग क्लियर होनी दोस्तों। बहुत से कारण हैं जिनसे अभ्यर्थी बाहर हुए हैं, उनकी लिस्ट भी डली हुई है, तो आप स्वयं देख सकते हैं। यदि आप देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2025-26 में अपात्र अभ्यर्थी की सूची। अब दोस्तों जो भी इस सूची में शामिल हैं उनके नाम दिए गए हैं, और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो अपात्रता के कारण से संतुष्ट नहीं है, वे दिनांक 3 अगस्त 2026 से 7 अगस्त 2026 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों तो आप अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपको जिस कारण से रिजेक्ट किया गया है, यदि आप उसे सही नहीं मान रहे हैं तो मूल दस्तावेज के साथ आप जो है अपना आवेदन लगा सकते हैं। दोस्तों एक मौका आपको दिया जा रहा है। दोस्तों हम कारण जानेंगे जिससे कि आप यदि वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके काम आएंगे, और यदि आप वेटिंग में हैं या वेटिंग में अभी नहीं हैं और आप इन कारणों में आ रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये सभी नियम जो यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे कि वर्ग 3 में जो अभ्यर्थी नियुक्ति तक पहुँचे थे लेकिन अब उनकी नियुक्ति निरस्त की गई है, उसका कारण यहाँ पर दिया गया है। पहला कारण देखें, चयनित दिव्यांग श्रेणी 40% स्थायी का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना। पहला पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर जो है स्थायी प्रमाण पत्र चाहिए आपको दिव्यांगता का, और वो 40% होना चाहिए। दोस्तों 40 या उससे अधिक है आपको लाभ मिलेगा दिव्यांगता का। यदि आप अस्थायी प्रमाण पत्र बनाते हैं दोस्तों तो वहाँ भी रिजेक्ट किए जाते हैं। तो स्थायी दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए, 40% वाला होना चाहिए, और डिजिटल है तो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर आगे देखें, मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना।
यानी आपने जो भी जानकारी दी है दोस्तों उस संबंध में आपके पास दस्तावेज है ही नहीं। यानी मूल दस्तावेज मैंने कहा था कि 10th इंटर जो भी आपने डीएड डीएलएड किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसकी मूल अंक सूची आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। यदि नहीं है तो यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। अब यहाँ पर आगे देखें, आवेदक द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान पर उपाधि अर्जित करना। दोस्तों एक इंसान एक ही जगह उपस्थित हो सकता है, दो जगह वो रेगुलर उपस्थित नहीं हो सकता। उसी समय आप जो है स्कूल में पढ़ा रहे हैं और उसी समय जो है आप कोई डिग्री कर रहे हैं और क्लास में बैठ के पढ़ भी रहे हैं। ये संभव नहीं है कि एक ही इंसान एक ही समय में दो जगह उपस्थित हो, और यदि ऐसे प्रमाण पत्र लगाए जाते हैं तो वो भी निरस्त किए जाते हैं। दोस्तों प्रस्तुत व्यवसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त नहीं करना। दोस्तों जो भी आपने डीएड या डीएलएड किया है उस संस्था को मानते ही नहीं है तो भी ये रिजेक्ट किया जाता है। दोस्तों चयन परीक्षा में आरक्षित प्रवर्ग में चयन किंतु अनुसूचित जाति अथवा जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा ईडब्ल्यूएस का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाने के संबंध में। दोस्तों तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, आरक्षण से संबंधित सर्टिफिकेट हो, ईडब्ल्यूएस हो, दोस्तों सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए, तभी ये मान्य है दोस्तों, नहीं तो ये अमान्य कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट देखेंगे, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना। दोस्तों मान लो कि आपने ईडब्ल्यूएस पे एस कर दिया है दोस्तों, और आपके पास में वर्तमान में ईडब्ल्यूएस नहीं है दोस्तों, आप प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ध्यान से सुनना दोस्तों कि जब भी आप ईडब्ल्यूएस लगाएं उस समय आपके पास वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। बहुत से भाई बहन ऐसा करते हैं कि उनके पास प्रमाण पत्र होता नहीं है, ईडब्ल्यूएस पे एस कर आते हैं दोस्तों, और जब फिर उनसे वो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो वो सबमिट नहीं कर पाते हैं और वो भी रिजेक्ट होते हैं दोस्तों। अब अगला देखें, मध्य प्रदेश राज्य का जाति प्रमाण पत्र नहीं होना। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं दोस्तों जिनकी शादी मध्य प्रदेश में हो गई है, लेकिन आपको स्वयं मालूम है कि जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बनता है दोस्तों, और यदि आपका जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्य का है, चूंकि आप अन्य राज्य के निवासी हैं, तो वहाँ पर वो इस राज्य में लागू नहीं होता है वो जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। यानी आप जिस राज्य में निवास करते हैं, आपके पिता के नाम से आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है, आपकी शादी भले ही मध्य प्रदेश में हो गई हो दोस्तों, लेकिन वो जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं किया जाता, और यदि आप लगा भी देते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश का ही आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब इससे आगे देखें, निर्धारित तिथि 25/8/2025 तक डीएलएड योग्यता अर्जित नहीं करना। दोस्तों ये डेट दी गई थी कि जिस दिन विज्ञप्ति जारी हो उस दिन तक आपके पास डीएलएड की योग्यता होनी चाहिए। अब यहाँ पर डीएलएड की योग्यता नहीं है तो 25/8/2025 तक तो उन्हें भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखें, आवेदक ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि नियमित रूप से अर्जित की हैं। ये सबसे बड़ी विसंगतियाँ सामने आती हैं दोस्तों कि इधर तो आप ग्रेजुएशन जो है वो रेगुलर कर रहे हो, इधर आप डीएड डीएलएड रेगुलर कर रहे हो, तो एक ही इंसान एक ही समय में 2 जगह नियमित क्लास कैसे ले सकता है, ये संभव ही नहीं है दोस्तों। तो वहाँ पर भी ये रिजेक्ट किया गया। यहाँ पर आप देखेंगे, एक ही सत्र में 2 वर्ष की अंकसूची होने से एक सत्र में आप 2 वर्ष की अंकसूची यूज नहीं कर सकते दोस्तों, हमेशा मैंने आपको बताया है दोस्तों। जैसे मान लो कि आप अतिथि शिक्षक में चुने गए, तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है अतिथि शिक्षक के संबंध में न्यूनतम 30 दिवस, यानी आपने उस सत्र में कम से कम 30 दिवस पढ़ाया हो। अगर उससे कम पढ़ाया गया है तो आपका वो सत्र नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो न्यूनतम 30 दिवस होना चाहिए, और शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं होना दोस्तों। अब मान लो कि आपने 3 सत्र तो पढ़ाया है, 30-30 दिन भी पढ़ाया है, लेकिन आपने पूरे 3 सत्र में 200 दिन कंप्लीट नहीं किए हैं, तो वहाँ पर भार कर दिए जाते हैं दोस्तों। तो आप स्वयं देख रहे हैं कि इस कारण से भी भार किए गए हैं, और फिर और जो नियम है वो रिपीट हुए हैं दोस्तों। मेन जो नियम से रिजेक्ट हुए हैं वो यही है दोस्तों। तो आप स्वयं देखें कि जब भी आप आवेदन करें दोस्तों, तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना है, और ये आपके वर्ग 3 पर ही नहीं, वर्ग 1 और वर्ग 2 पर भी सेम लागू होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2 रेगुलर डिग्री कभी भी ना करें दोस्तों। आप यदि अतिथि शिक्षक हैं और कहीं से रेगुलर डिग्री कर रहे हैं एक ही समय में एक ही सत्र में, तो वो भी ना करें दोस्तों, क्योंकि वो मान्य नहीं होती हैं दोस्तों। आपके कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों, और जिनका चयन हो गया है वो अपना स्कूल अच्छे से चुनें दोस्तों,
और जो वेटिंग में है वहाँ पर वेटिंग क्लियर हो सकती है। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियो में लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।